नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा रांची झारखंड द्वारा 2022-23 का मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10th का विज्ञान विषय का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं क्लास 10th का 10वीं का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यह जो है आपका एग्जाम 1.5 घंटे का होगा और यह 40 अंकों का होगा और कुल 40 प्रश्न भी होंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न जहाँ पे आपका 1 अंक का होगा और सभी प्रश्नों का 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है बच्चों, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि दाढ़ी बनाना का मतलब उसको कभी कभी हजामत बनाने भी कहते हैं। यानी हजामत बनाने में जो है आपका किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। तो ऑप्शन है आर बराबर F/2, F बराबर R/2, R बराबर F, इनमें से कोई नहीं। यानी फोकस दूरी को हम F से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से। और जो फोकस दूरी होता है बच्चों वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी F बराबर R/2। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, F बराबर R/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन यानी क्या कह रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। यानी प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि बदलती नहीं है, सेम रहती है। ऑप्शन है आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्ध्य या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रकाश का अपवर्तन का क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण होता है प्रकाश किरण का भिन्न भिन्न माध्यमों में उसका चाल यानी वेग भिन्न भिन्न होना। तो जब चाल या वेग बदलता है तो उसका तरंगदैर्ध्य भी बदलता है। लेकिन जो है प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आवृत्ति। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्या कह रहा है इसमें, 1 मीटर फोकस दूरी यानी 1 मीटर 1 मीटर फोकस दूरी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन है -1D यानी डायोप्टर होगा, -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। और इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है लेंस की क्षमता P=1/F। यानी जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर आपका फोकस दूरी दिया हुआ 1 मीटर, यानी रख देंगे 1 मीटर और 1 हो जाएगा 1, यानी 1 डायोप्टर। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी 4D यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो यहाँ जो आप अभी तुरंत आपको बताया कि जो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी लेंस की फोकस दूरी जो होगा हो जाएगा 1/P, यानी लेंस की क्षमता। तो जब लेंस की क्षमता जो अपोजिट होगा तो हो जाएगा आपका क्या, 1/4। और चूंकि आपको पता है कि
डायप्टर या लेंस की क्षमता डायप्टर कब होती है, जब उसकी फोकस दूरी मीटर में होती है। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका वो सेंटीमीटर में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, और काटेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से ही होगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों में यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में यानी हेडलाइट में जो अग्रदीप बोलता है, अग्रदीप मतलब तो हेडलाइट। जैसे हेडलाइट क्या होता है बच्चों, जैसे इस तरह से होता है, ये आपका दर्पण है और इसमें जो बल्ब होते हैं और इस तरह से प्रकाश निकलती है, और ये परावर्तक सतह जो है इसकी देखिए यहाँ पर परावर्तक सतह अंदर में धंसा हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसके हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी वाहनों की हेडलाइट में जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? कार्निया, परितरिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो बच्चों मानव नेत्र का जो जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम रेटिना कहते हैं। रियल में उसका नाम जो है रेटिना है, लेकिन उसे दृष्टिपटल भी कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रेटिना यानी दृष्टिपटल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? यानी दूरबिंदु कहते किसे हैं? सामान्य नेत्र का दूरबिंदु बोल रहा है, निकट सामान्य नेत्र का दूरबिंदु। तो दूरबिंदु किसे कहते हैं बच्चों, सबसे पहले जानेंगे। तो दूरबिंदु का मतलब होता है वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को हम जो हमारा नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है। और दूरबिंदु के लिए कोई निश्चित दूरी नहीं होता है, इसे हम अनंत लेते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली। तो बच्चों नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली जो है नियंत्रित करती है, प्रकाश की मात्रा को जो है जाने से माने कंट्रोल करती है। अधिक प्रकाश में जो होती है पुतली क्या होती है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है, यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है? तो पुतली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ जो इमेज होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए है सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। तो बच्चों मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब जो दृष्टिपटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है, वो उल्टा और वास्तविक बनता है, याद रखिएगा। और जो हम मस्तिष्क द्वारा इसे जो है सीधा महसूस किया जाता है, इसलिए किसी भी वस्तु को हम सीधा देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उल्टा और वास्तविक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा। तो चूंकि यहाँ पर ऑप्शन है शक्ति, ऊर्जा, बल, विद्युत धारा, तो शक्ति का सही मात्रक तो वाट होता है, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का सही मात्रक तो जूल होता है, और किलोवाट घंटा भी होता है। बल का सही मात्रक क्या होता है? अगर हम चाहेंगे तो इसको छाट सकते हैं। शक्ति का सही मात्रक तो वाट है, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। तो हो ना हो क्लियर है कि जो किलोवाट घंटा है वो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर बच्चा आपको पता होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, कितने जूल होता है? तो 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कूलोम किसका एसआई मात्रक है? कूलोम किसका एसआई मात्रक है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है विद्युत आवेश, ऑप्शन बी है विद्युत धारा, ऑप्शन सी है विभवांतर और प्रतिरोध। तो चूंकि देखिए विद्युत आवेश का मात्रक तो कूलोम होता है, क्लियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है विद्युत धारा का वो एम्पियर होता है, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। तो यहाँ पर विद्युत आवेश का जो सही मात्रक होता है कूलाम होता है, जिसे हम सी से सूचित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बच्चों कि विद्युत मोटर, क्या कह रहा है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है, यानी विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रिक जो फैन होता है, विद्युत पंखा, उसमें जब हम इलेक्ट्रिक यानी करंट देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए वो गति करती है। तो यानी विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगर यह जनरेटर होता तो जनरेटर क्या करती है, तो जनरेटर जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी जनरेटर से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जल का विद्युत अपघटन यानी जल का विद्युत अपघटन क्या होता है बच्चों, तो जल का विद्युत अपघटन का मतलब होता है जब किस जल से विद्युत धारा प्रवाहित किए जाते हैं तो जल में जो H2O होता है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड, वो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यानी इसका जो है इस तरह से जब हम H2A से इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो क्या होता है, H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। यानी यहाँ पर एक बड़ा अणु दो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी जल का विद्युत अपघटन जो होता है वो वियोजन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 15, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2 यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एरो कॉपर प्लस H2O। यहाँ जो है इसका जो आंसर बोल रहा है दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब क्या होता है बच्चों, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का वृद्धि होना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन पहले सिंगल था और बाद में जो है कॉपर को विस्थापित करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी उपचयन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हाइड्रोजन का यहाँ पर उपचयन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है बच्चों, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया, और देखिए यहाँ पर जो है एक जार है और जार में क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और क्या दिया हुआ है, परखनली धागा जो भी है। तो इसमें जो है लोहे का कील जो है वो लटकाया हुआ है। अब इसमें जो है आपको देखना है ये समीकरण, जो अगर समीकरण आप लिखना चाहेंगे तो समीकरण कैसे लिखेंगे, तो चूंकि आयरन है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, और ये जो है अभिक्रिया क्या क्या बनाता है, तो आयरन जो होता है वो आयरन सल्फेट बनाता है FeSO4 और प्लस में Cu, यानी यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो होता है ये जो समीकरण बनती है इसमें जो आपका कॉपर जो है विस्थापित हो जाती है और आयरन जो है आयरन सल्फेट बनाता है, यानी यह जो है आपका ऑप्शन जो है इसमें वो सही कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो सूचक किसको बोलते हैं, सबसे पहले देखेंगे सूचक क्या होता है। तो सूचक का मतलब होता है जो अम्लीय तथा क्षारीयता में डिफरेंस उत्पन्न करते हैं, जिसको हम जाने कि अम्ल है या क्षारक है, इसकी सूचना देने वाले पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। तो यहाँ पर जो मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थैलिन है, ये दोनों जो हैं वो कृत्रिम सूचक है, जिसे हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। और यहाँ लिटमस पत्र जो है ये पौधों से प्राप्त होता है, इसलिए यह जो है एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लिटमस पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, किसी विलयन का pH मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा, अम्ल, लवण, उदासीन, क्षार। तो आप पढ़े होंगे पीएच स्केल में आपने देखा होगा 0 से लेकर 14 तक पॉइंट होते हैं। 0 से 7 जो पॉइंट होता है, यानी 7 से कम जो पॉइंट होता है पीएच मान होता है वो अम्ल का होता है, और 7 से 14 के बीच में होता है वो क्षारक का पीएच मान होता है, और 7 जो होता है पीएच मान वो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है।
तो यहाँ पर पीएच मान जो 10 है, यानी यह जो है क्षार का पीएच मान है, चूंकि क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है, इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा आपका डी यानी क्षार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दिया गया चित्र या दिया गया चित्र, यानी चित्र है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। यहाँ देखिए आपके सामने चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर जो है एक हाथ जो है धोया जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है क्या देखते हैं। ऑप्शन है हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 क्वेश्चन देखिएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो बच्चों इमली में कौन सा अम्ल होता है आपको बताना है। तो इमली खाने से क्या होता है, इमली खाने से हम जो क्या करते हैं टटराने लगते हैं, यानी टाटरिक अम्ल। इमली इतना खट्टा होता है कि टटराने लगते हैं, यानी इमली में टाटरिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टाटरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाया जाता है। सोडियम, पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो चूंकि अधातु की बात हो रहा है तो यहाँ पर सोडियम भी आपका धातु है, पारा भी धातु है, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है अधातु है, लेकिन क्लोरीन जो होती है वो द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रोमीन। यानी अधातु की बात किया जाए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन जो है वो अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर यह धातु रहता तो धातु वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर, तो आपका होता है पारा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। किस पदार्थ का अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। अग्निशामक मतलब क्या होता है, आग को बुझाने के लिए, आग को नियंत्रण करने के लिए जो है उस यंत्र को बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर होगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चले क्वेश्चन नंबर जो है 23 है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस आधार पर बना है। ऑप्शन है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 कुल जो है आप अगर जानते हैं, इसमें जो है कुल 18 वर्ग होते हैं, ऊर्ध्व स्तंभों को वर्ग कहते हैं, और इसमें जो है 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कभी कभी पूछता है आवर्त कितने होते हैं, तो 7, और वर्ग कितने होते हैं तो 18, और ये जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील धातु का मतलब ये जल्दी जो है रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन से या अन्य पदार्थों से। तो ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो सक्रियता श्रेणी जो हम लोग पढ़े हैं जिसमें सबसे ऊपर जो है स्थान किसका होता है, कैल्शियम का। सबसे ऊपर जो स्थान होता है पोटेशियम का, उसके बाद कैल्शियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का। तो जो आपको यहाँ पर है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पोटेशियम। यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो आपका है पोटेशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बच्चों, तो 25 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं। एस्क नहीं, गैंग नहीं, धातुकर्म नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खनिज। यानी पृथ्वी के भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के क्या हम कहते हैं, खनिज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद हैं। प्रोपेनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद हैं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनेट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एल्डिहाइड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं बच्चों? आपको पता है कि पौधों के हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। तो पूछ रहा है क्या नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर जो आपका सही जो होगा बच्चों, वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑक्सीजन का मुक्त होना। क्वेश्चन में यहाँ पूछा है सीधे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित क्या नहीं होता है, तो ऑक्सीजन का मुक्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होता है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, तीन में से कोई नहीं। तो फ्लोएम यानी सबसे पहले जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो पौधों के पत्तों में खाद्य पदार्थ जो तैयार होते हैं, उन्हें उन खाद्य पदार्थों का फलों, फूलों, तना, जड़ सभी को जरूरत होती है। तो ये काम जो है फ्लोएम ऊतक द्वारा सभी भागों में पहुंचाने का काम किया जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सी सही होगा, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, वृक्क, न्यूरॉन, डायलिसिस। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें कंफर्म जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको बढ़िया से समझना होगा। तो वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयों को वृक्काणु कहते हैं, जबकि यहाँ पर वृक्काणु ऑप्शन नहीं है। और वृक्काणु को नेफ्रॉन भी कहते हैं, तो नेफ्रॉन भी नहीं है। इसलिए आप जो इसका आंसर जो है बी लगा सकते हैं, ये आपका सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है ऑक्जिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑक्जिन क्या करता है? ये ऑक्जिन ऑक्जिन करता है, ये पौधों की तने की वृद्धि करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? ये भी जो है ये वृद्धि ही काम करता है। आपका जो एथिलीन जो होता है वो ऑप्शन सही होगा। एथिलीन जो होता है वो फल को पकाने का काम करता है, और साइटोकाइनिन जो है पतझड़ लाने का काम करता है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, एथिलीन फल को पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है बच्चों? तो ये मादा हार्मोन है, मादा का लिंग हार्मोन है, जो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। और इसी हार्मोन के कारण जो है लड़कियों में विभिन्न जो है परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन होगा बच्चों? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अंडाशय। यानी एस्ट्रोजन का स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? कह रहा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक कि सलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के सलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परागण, निषेचन, जनन, मुकुलन। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के सलयन को क्या कहते हैं बच्चों? निषेचन। ये आपको पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ चित्र, ये आपका चित्र जो है ये किसका चित्र दिया हुआ? हाइड्रा का। किसका चित्र दिया हुआ है? हाइड्रा का। हाइड्रा में देखिए एक जनक हाइड्रा से एक जो है उसका संतति हाइड्रा जो है उसी के शरीर से दो भाग में बढ़ जाती है। तो ऑप्शन है मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन, पुनर्जनन। तो आपको पता है कि जो हाइड्रा में जो जनन होती है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 34 क्वेश्चन में कह रहा है पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, क्या है? समजात अंग, क्या है? समजात अंग, अवशेषी अंग, जीवाश्म अंग, असंजात अंग। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, असंजात अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बच्चों। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल जो है अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था, इसलिए 35 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
मटर का पौधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों आपके सामने। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? क्या दिया हुआ ऑप्शन? तो ऑप्शन दिया हुआ है सांप, मेढक, घास और ग्रास होपर। तो उत्पादक किसको बोलते हैं? जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घास। घास यानी उत्पादक का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बच्चों? तो 37 क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, तृतीय पोषीय स्तर, चतुर्थ पोषीय स्तर। तो जो शाकाहारी होते हैं बच्चों वो प्रथम पोषीय स्तर माने जाते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन है आपका। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए CO2, CFC, SO2, NOT। ओजोन परत क्या है बच्चों? तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर एक परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखकर हमें जो है विभिन्न बीमारियों से बचाती है। तो अभी जो है उसको एक ऐसी गैस है जो उसके परत को जो है उसे अपक्षय कर रही है, उसे नष्ट करती जा रही है, जिसके कारण हमें खतरा, आने वाला समय में खतरा हो सकता है। तो आपका जो गैस होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी यानी CFC। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। चलिए क्वेश्चन 39 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा मतलब जो जीव तथा पेड़ पौधों के अवशिष्टों से प्राप्त नहीं है, वो ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर कौन नहीं है? तो लकड़ी तो है, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, गोबर भी जीव जंतु से प्राप्त होता है, कोयला भी जीवों का अवशिष्ट से प्राप्त होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो पेड़ पौधों से, जीवों से कोई रिलेटेड नहीं है। इसीलिए आपका 39 का नाभिकीय ऊर्जा आंसर होगा। चलिए 40 क्वेश्चन क्या है बच्चों? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 45 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो पवन की चाल होना चाहिए वो आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बच्चों आज हम लोगों ने क्या देखा? ये एक से लेकर ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है 40 क्वेश्चन देखिए, और आप जो है इसे बढ़िया से देख लीजिए। अगला सेट जैसी आता है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और बच्चों सबसे पहले कर आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ऐसे ही जितने भी मॉडल प्रश्न आएंगे मैं आपको जो है आपके समक्ष भेजता जाऊंगा और आप इसका अध्ययन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।